बैक फुट पर तो क्या होगी बीजेपी। बीजेपी का जो फासिस्ट चेहरा है वो फ्रंट फुट पे सामने आ गया है। तो उसको लग रहा है कि जिस तरह से विपक्ष हमको घेर रहा है, अडानी के मामले पे हो चाहे और इशूज जो है जनता से जुड़े हुए सरोकारी इशूज हैं, जिसको राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भी उठाया, चाहे वो महंगाई का सवाल हो चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, इन सवालों पे उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो अब जवाब नहीं है तो फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे विपक्ष को एकदम क्रश किया जाए। अब उसकी तैयारी आप देखिए, चाहे वो बंगाल में हुआ हो, चाहे वो दिल्ली में हुआ हो, चाहे वो राहुल गांधी के साथ हो रहा हो। एग्रेशन एक अलग ढंग का एग्रेशन, मतलब एक तानाशाही प्रवृत्ति जो होती है, जिसको हमने कभी 70 के दशक में था, इंदिरा जी के जमाने में देखा था कि वो अपने को जेपी आंदोलन कहिए या फिर बाकी सारे विपक्ष की एकजुटता को कहिए, उसको लेकर के एक तरह से उनके सामने कोई विकल्प नहीं रह गया लगता था, और उन्होंने एक एग्रेसिव कदम उठाया, आपातकाल के हवाले कर दिया था देश को। तो नरेंद्र मोदी के सामने भी लगभग उसी तरह की स्थितियां पैदा होते जा रही हैं। अब दो तीन बातें जैसे हो रही हैं, आपने शुरू में भी बताया कि साहब भाजपा के जो ओबीसी सांसद हैं, उन सांसदों ने गांधी जी की प्रतिमा के सामने जाकर के धरना प्रदर्शन किया और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। तो अगर राहुल गांधी को माफी मांगना होता तो फिर वो सूरत की अदालत में ही जाकर के माफी मांग लिए होते। लेकिन माफी किस बात के लिए? भाई ये कहना कि भाई जो चोर है या जो भगोड़े हैं उनके सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं? भाजपा के सारे नेता, बड़े नेता जितने रहे हैं, वो बाकायदे ये कहते रहे हैं कि साहब हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। ये बात तो लोग खुलेआम कहते थे, तो उन पर किसी ने क्यों करना चाहिए था? इस मामले में थोड़ी देखिए कांग्रेस की ये कमी रही है, कांग्रेस के नेताओं की कमी रही है कि जो बीजेपी के साथ होना चाहिए टिट फॉर टैट। जैसे जिस दिन स्मृति ईरानी ने कन्याकुमारी में राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो बयान दिया कि साहब वो विवेकानंद की मूर्ति के पास नहीं गए, उन्होंने ये नहीं किया, जबकि वो वहां गए थे, वो बाकायदे उसकी सब तस्वीरें, उसका वीडियो वायरल हुआ था। उसी दिन स्मृति ईरानी के खिलाफ एक मुकदमा किसी कांग्रेस के आदमी को कर देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने कहा कि साहब वो आरती नहीं लिया, उन्होंने आरती नहीं किया, तो इस पर भी कांग्रेस के लोगों को चाहिए था कि एक मुकदमा ठोको कि आप हमारे नेता की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनकी छवि के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सब काम इनको करना चाहिए था, नहीं किया इन लोगों ने। दूसरा ये है कि जैसे जितने मोदी लोगों के नाम लिए, तो एक दो के नाम छोड़ दीजिए, तो बाकी सारे तो ओबीसी नहीं है, कोई उसमें ओबीसी नहीं है। अब ललित मोदी कहां से ओबीसी हो गया, मेहुल चौक से या नीरव मोदी कहां से ओबीसी हो गए? तो ये तो ओबीसी तो नहीं थे। लेकिन दूसरा यह है कि मैं बार बार इस पे सोशल मीडिया पर भी हमने सवाल किया कि भाई अगर आपका इतना ही ओबीसी प्रेम है, तो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के डीएनए में खोट बता रहे थे और कह रहे थे कि इनके डीएनए की जांच कराना चाहिए, तो क्या वो ओबीसी का अपमान था कि नहीं था? जिस दिन अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद से हटे थे, तो मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से धुलवाया था, क्योंकि वहां पे एक अहिर का बेटा रहता था। तो ये ओबीसी का अपमान था कि नहीं था? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था, उनके गोत्र को लेकर के सवाल उठाया था, तो ये बनियों का अपमान था कि नहीं था? सारे इशूज इतने ऐसे रहे हैं, लेकिन अब इनके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा यह है, हमको सबसे बड़ा ताज्जुब यह रहा कि लोकसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से फैसला किया, जो कानून है उस कानून के तहत जिस दिन फैसला होता है, अगर 2 साल की सजा हो जाती है, उसी दिन सांसद की सदस्यता खत्म हो जाती है। लेकिन वो तो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई कि जज ने अपने फैसले के साथ 1 महीने का स्टे दिया और कहा कि उनको 1 महीने की जमानत है और 1 महीने के अंदर वो हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। सूरत के सीजीएम चाहते तो उस दिन ऑर्डर कर सकते थे, भाई हो गया, मेंबरशिप खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब जाकर के लोकसभा अध्यक्ष को लिया गया, लोकसभा अध्यक्ष ने उसको कर दिया। इनको पता नहीं लोकसभा अध्यक्ष को इस कानून के बारे में मालूम है, लेकिन मालूम नहीं है। आपको राजीव जी मैं बताऊं, 12 जून 1975 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला दिया था।
उनकी लोकसभा का चुनाव जो था उसको रद्द करते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी थी और 6 साल चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी। लेकिन उसके साथ उन्होंने उनको अपने फैसले पर स्टे लगाते हुए कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जस्टिस कृष्णा अय्यर थे साहब, उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि इंदिरा गांधी सदन से रह सकती हैं, लेकिन वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं, उनको वेतन नहीं मिल सकता है, मतदान नहीं कर सकती है। लेकिन सदस्य तो रह सकती है। अब सदस्य रह सकती है तो प्रधानमंत्री भी रह सकती है। तो इसी तरह से ये जो फैसला है, ये वाला जो है, इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। लेकिन आओ देखा ना था, लोकसभा अध्यक्ष ने कर दिया। अब सब मान लीजिए आप कि कल को कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी या कोई और वकील जाकर के अपील करते हैं लोग सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ, और उस पर उनके फैसले को स्टे मिल जाता है और उसकी कार्रवाई होती है, और 1 महीने के अंदर अगर मान लीजिए फैसला इनके पक्ष में हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष क्या कर रहे हैं तब? इस पर तो कोई विचार ही नहीं कर रहा है। और आप सोचिए, मैं तो हंसता रहा कल कि साहब, उस समय कश्मीर में था जब ये फैसला आया। हमने कहा कि बताइए, लोकसभा अध्यक्ष को 1.5 साल हो गया, प्रेस काउंसिल में 3 मेंबर नॉमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके पास फुर्सत नहीं मिल रही है। और राहुल गांधी के मामले में 1 दिन का भी इंतजार नहीं हुआ, तुरंत उनकी मेंबरशिप उन्होंने रद्द कर दी है। तो अद्भुत खेल चल रहा है। मतलब जो कुछ भी जो हम करेंगे मनमानी, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे ऊपर कोई है नहीं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, उसके हिसाब से कुछ भी कर लीजिए, कानून, संविधान, व्याख्या जो आप करिए। दूसरी तरफ आप राजीव जी देखिए, जो किरण पटेल की बात कर रहे थे, अभी हमारे मित्र कर रहे थे, मैं तो था कश्मीर में, मैंने लोगों से वहां सवाल किया हूं, ब्यूरोक्रेट्स के साथ सवाल किया। हमने कहा कि भाई, एक आदमी आया यहां पर, जैसे मैं भी आया हूं, तो मुझे तो प्रेस काउंसिल ने आपको 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बता दिया कि हम जा रहे हैं और आपको ये सब करना है, इंतजाम करना है, मिलवाना है लोगों से, क्या क्या करना है। लेकिन हमारे पास रोज इंटेलिजेंस से के लोग आके पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आपका घर कहाँ है, और क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, सारी बातें हो रही है। हमको तो ये विजिटिंग कार्ड या ये देख करके तो आप Z+ सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो किरण पटेल को कैसे दे दिया? और किरण पटेल का जो विजिटिंग कार्ड है राजीव जी, उसको थोड़ा अगर गहराई से देखा जाए तो उसमें इतनी गलतियां हैं। हमने पूछा उनके अफसर से, हमने कहा कि भाई, जनपथ रोड है क्या दिल्ली में? कोई जनपथ है, राजपथ है, जनपथ रोड तो नहीं होता है कुछ भी। तो उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है मीनाबाग, अपोजिट विज्ञान भवन, 34 मीनाबाग का पता दिखते हुए अपोजिट मीनाबाग लिखा हुआ है। फिर पीएमओ जनपथ रोड, पीएमओ कहां से जनपथ रोड पे आ गया भाई? पीएमओ तो साउथ ब्लॉक में है। हमने कश्मीर के लोगों से, अधिकारियों से पूछा, क्या आपको ये पता नहीं है? कैसे कर दिया आपने? इसका मतलब कहीं ना कहीं ऊपर से आपके पास आया था। नहीं, चूक हो गई, वो लोअर लेवल पे। हमने कहा लोअर लेवल पे ऐसा Z+ सिक्योरिटी दे देंगे क्या किसी को भी? Z+ सिक्योरिटी जब तक गृह मंत्रालय के यहां से नहीं आता है कुछ फरमान, तब तक आप किसी को ऐसे दे ही नहीं सकते हैं। तो लोग हंसने लगे थे। अब इसके बाद की बात आप समझ सकते हैं। किरण पटेल की तस्वीरें हमने देखी है सोशल मीडिया में, गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, उनकी पत्नी और बच्ची की तस्वीर देखा प्रधानमंत्री जी के साथ, भाजपा की उनकी सदस्यता हमने सोशल मीडिया पर देखी है, तो भाजपा के सदस्य भी है। लेकिन अब उस मामले को दबाया जा रहा है। अब किरण पटेल की चर्चा भी नहीं हो रही है। सवाल यह है, हम उस इलाके से गुजरते हुए गए थे जहां पुलवामा अटैक हुआ था, तो बल्कि हमने वहां के लोकेशन पे थोड़ा पता करने की कोशिश की कि कैसे कारवां जा रहा था और कैसे कोई गाड़ी आकर के उस टकरा गई और पूरा का पूरा ब्लास्ट हो गया था। जब सीआरपीएफ की बटालियन चलती है, बीएसएफ के लोग चलते हैं, तो पूरा रास्ता ही एकदम सैनिटाइज कर दिया जाता है। कोई गाड़ी कहीं चहल पहल, सारा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। तो गाड़ी कैसे आ गई? तो किसी ने हंस के कहा कि तो किरण पटेल कैसे आ गए? तो हो सकता है इसमें कोई ना कोई एक संबंध हो। तो मतलब इस तरह से जो कोशिश हो रही है, ले जाने की हो रही है देश को। अब उसमें सबसे अच्छी बात जो है विपक्ष की एकजुटता का है जी। राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें। विपक्ष तो पहले भी कोशिश में था कि एकजुट हो, लेकिन यह जिम्मेदारी कांग्रेस और राहुल गांधी की है, सोनिया गांधी की है। विपक्ष का साथ आना महत्वपूर्ण नहीं है, विपक्ष को साथ लेकर चलना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस आज अगर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हालांकि उसकी अभी वो हैसियत नहीं है जो पहले कभी रहती थी, आज वो 50 सांसदों की पार्टी है।
तो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि सारे विपक्ष के लोगों को एक साथ लेकर के एकजुट होकर के अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, इसको इशू बनाए, संसद से लेकर के सड़क तक बनाए। उसके लिए जैसे मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस के लोगों को पता नहीं हमारी बातें समझ में आती है कि नहीं आती है। आपको यूपीए का एक्सटेंशन करना पड़ेगा या फिर कोई अपोजिशन की एक स्टीयरिंग कमेटी बनानी होगी। स्टीयरिंग कमेटी बना करके कभी भी कोई बात हो, कोई भी फैसला हो, सर्वसम्मति से मिलकर के सबकी राय लेकर के कि हाँ भाई अब हम इस दिशा में इस इशू के साथ आगे जाएंगे। अन्यथा अगर ये सोचे कि हाँ हमने एक फैसला कर लिया फॉलो में, तो फॉलो में करने वाले कोई है नहीं। सबकी अपनी अपनी दुकान है, अपना अपना अपनी राजनीति अपने ढंग से काम कर रहे हैं लोग, तो वो स्थिति तो नहीं बन सकती है। दूसरी बात जो शिवसेना की बात है, मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए। हम सब लोग मानते हैं कि सावरकर माफी वीर थे, माफी उन्होंने मांगा था, एक बार नहीं 3-3 बार माफी मांगा था। लेकिन अगर आपके साथ शिवसेना जुड़ी हुई है और शिवसेना की दुखती रग सावरकर है वहां पे, तो उसका भी ख्याल करना चाहिए। ये कह सकते हैं कांग्रेस के लोग, राहुल गांधी कह सकते हैं कि मैं गांधी परिवार से हूं, माफी मांगना हमारी इसमें नहीं है, राजनीति में नहीं है, हमारी कैफियत में नहीं है, हम माफी नहीं मांगने वाले। अब इसमें सावरकर अनावश्यक रूप से बार बार घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको करना होगा वो सब जानते हैं, हम बोलने वाले हम बोलेंगे अपने ढंग से, बोलते ही बोलते रहे तो। लेकिन कांग्रेस का सुपर नेतृत्व जो है, मुझे लगता है इसी पर कुछ ऐसी बात इन लोगों के बीच हुई होगी, तभी संजय राउत आए होंगे बैठक में। मजबूरी में कोई नहीं आ रहा, मजबूरी नहीं है, लेकिन सबको इस बात का एहसास जरूर हो गया है कि जो आज राहुल गांधी के साथ हो रहा है, जो आज सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के साथ हो रहा है, जो आज तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है, लालू यादव के परिवार के साथ हो रहा है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। रघुवीर साय जी थे ना, हमारे निर्माण के संपादक थे, बहुत बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने लिखा था वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, हम और आप ही होंगे, हम में से कोई भी हो सकता है। तो क्योंकि फासिस्ट जब अपनी नीति पे आगे बढ़ता है तो उसके दाएं बाएं कुछ वो देखता नहीं है, उसको बस यही नजर आता है कि कैसे हमारी सत्ता सुरक्षित रहेगी, कैसे आगे बढ़ेंगे हम। दूसरी बात यह है, नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी ने भाजपा को, कांग्रेस के लोगों को इसमें उलझा दिया है, अपोजिशन को इसमें उलझा दिया है, और खुद पूरे कर्नाटका का दौरा कर रहे हैं, कहीं यहां जाके कर रहे हैं। ये काम इसको भी समझना होगा अपोजिशन के लोगों को कि भाई चुनाव भी लड़ना होगा आपको, और चुनाव की राजनीति में अभी में जाकर के आपको भी सड़क पर जाकर के एकजुट होना होगा। जो सच है आज की सरकार का जो सच है उसको लोगों के सामने लाना होगा। तो संघर्ष भी चुनाव भी दोनों को एक साथ जुड़ करके एकजुट कर करके, और कांग्रेस उसको लीड करे, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। सारे लोग मिल करके लड़े, और जैसे है ना कि वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी। जिस राज्य में जो पार्टी जितनी बड़ी है, तो थोड़ी पार्टी है तो उसको वहां पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, या बड़े राजनीतिक दलों को भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके कुछ सीटें इधर उधर आपस में तय कर लेना होगा। लेकिन अभी वो बात की बात, अभी इस चुनाव में मेरे ख्याल से 1 साल का समय बाकी है। उसके पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव भी होंगे, मिजोरम के चुनाव भी होंगे। इन चुनावों में एक विपक्ष का एक एकजुट चेहरा अगर सामने आता है, और उसके बाद उसी को आधार बना करके लोकसभा के चुनाव में भी एकजुट चुनौती अगर विपक्ष पेश करता है, तो भाजपा को नाके चने चबाने पड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इस बात का एहसास भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी हो गया है, उनको संचालन करने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को भी हो गया है। इसी का फायदा अगर अपोजिशन उठा सकता है, लेकिन वही है कि सिर्फ अडानी अडानी करने से नहीं चलेगा, आपको जन सरोकार के इशूज को भी साथ में रखना होगा। महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, जिसपे इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश का व्यापारी जो जीएसटी के कारण परेशान है पूरे देश में। हम उत्तर प्रदेश में घूम के आए थे, हर किराना का व्यापारी जो है, छोटा दुकानदार है, वो सब जीएसटी का ऐसे खौफ बना हुआ है कि जैसे कल छापा पड़ेगा, कल ये आ जाएगी, कल कुर्की हो जाएगी, नीलामी हो जाएगी। इसको लेकर के पूरा का पूरा वैश्य समाज, दुकानदार समाज, ये सब